हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएस मेकर पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है और मेहनत से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं कि जुलाई में प्रारंभिक परीक्षा है और उसके बाद मुख्य परीक्षा भी होगी। तो कुछ न हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप पीटी के साथ साथ मेंस को भी कवर अप करते चलें। तो उसी के क्रम में चलते शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा एविएशन प्रोग्राम बाय द इंडियन गवर्नमेंट 2024। जो दूसरा टॉपिक है हमारा बोइंग सुकन्या योजना 2024, बोइंग सुकन्या योजना 2024। देखेंगे इसके माध्यम से किस प्रकार भारत सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता को एविएशन फील्ड यानी कि विमानन क्षेत्र में कैसे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारा थर्ड टॉपिक है स्पैरो कंजर्वेशन 2024। देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा ही ट्रेडिशनल है और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इसकी डेट पूछ ली जाती है, कभी इसके थीम पूछ ली जाती है। तो क्वेश्चन लगातार पूछा ही जाता है, तो हम इसकी भी तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑटिज्म चैलेंजेस एंड इट्स सोल्यूशन। ऑटिज्म एक समस्या है और निदान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इसको हमें अच्छे से तैयार करना फॉर द मेंस पर्पस और पेपर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम पहुंचेंगे तो ये है ग्रीन बॉन्ड एंड ब्लू बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलते से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम तब तक ये कहना चाहूँगा मैं कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो अपनी जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपको मिलते हैं। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होगा वो सामान्य जन की पहुंच में हवाई यात्रा, यानी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र और कस्बाई क्षेत्र के लोगों ने हवाई यात्रा में अपनी सहभागिता यानी कि पहुंच बना करके और यात्रा करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं और उससे डेवलपमेंट होता है। तो अभी हाल ही में फिक्की ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट जारी करी थी उन्होंने, और इसके अनुसार इस समय यानी कि 2024 में देश में लगभग 148 हवाई अड्डे हैं, जो कि वर्ष 2023 में मात्र 74 थे। तो आप देखेंगे 74 यानी कि 74 से 148 तक एक बड़ा नंबर में वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छे संकेत हैं भारत में एविएशन फील्ड के अंदर रोजगार के लिए। यानी कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा एज वेल एज एक मार्केट भी डेवलप होगी और लोगों का समय भी बचेगा, जो कि परिवहन में ज़्यादा समय भी लगते थे, तो टाइम भी बचेगा आपका। तो देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है और अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, सिर्फ कदम नहीं रिजल्ट्स भी हैं। 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, तो देखा ही जा रहा है 74 से 148 तक पहुंच चुके हैं। वर्ष 2023 में हवाई परिवहन में 8.3% की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछले वर्ष में अगर हम देखें तो 8.3% की वृद्धि हुई है लोगों के जो इस पर ट्रैवल करते थे। ये ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि उड़ान जैसी जो योजनाएं थी, उड़ान भारत सरकार की उड़ान योजना, जो कि आप सबको पता भी होगा, जो लोग नए हैं उनके लिए ये होमवर्क भी है, ये आपका होमवर्क है कि इसको आप देखें कि क्या है उड़ान योजना। तो उड़ान जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और कस्बाई लोगों की पहुंच को सुनिश्चित किया है। यानी कि अगर हम उड़ान की बात करते हैं तो इसका जो लोगो ही था लास्ट ईयर ही थी कि उड़े देश का नागरिक, यानी कि देश का नागरिक उड़े, ना कि एलीट क्लास ही सिर्फ उड़े। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी भारत सरकार की, तो इसका सपोर्ट मिला है जिसके कारण ये संभव हो पाया है। तो उड़े देश का नागरिक जैसी योजनाओं ने आमजन की पहुंच को हवाई यात्रा तक पहुंचाया है, तो जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इसका रिजल्ट भी हमें मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि फिक्की ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पर लोगों की पहुँच हुई। इसके 2 कारण हैं, फिर से रिवीजन कि 148 हवाई अड्डे हो गए हैं, जो कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे तो लोगों की पहुंच भी बढ़ेगी। कई बार परचेसिंग पावर होती है लेकिन हवाई अड्डे ही नहीं होते घर के पास, तो इस वजह से भी देखा जाए तो इसको सपोर्ट मिला है और जिससे ट्रैवलर की संख्या में वृद्धि हुई है। तो हम नेक्स्ट जल्दी से इसको आगे देखते हैं कि इसी क्रम में जो एविएशन में बढ़ते हुए भारत के कदम हैं, उसी क्रम में अगर हम देखें तो अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है, बोइंग सुकन्या योजना। इसी क्रम में हाल में ही शुरू की गई बोइंग सुकन्या योजना इसका अगला चरण है। किस प्रकार से देखें, 19 जनवरी 2024 को बोइंग सुकन्या योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है प्री के लिए।
तो आप स्टूडेंट इसको लिख जरूर लेंगे, ध्यान से जरूर लिखेंगे, और जो लोग भी नए हैं चैनल पर वो तुरंत से सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इस तरीके की अपडेट्स आपको जरूर मिलती रहें। इसका उद्देश्य किसका, बोइंग सुकन्या योजना का, कि विमानन क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अब आजकल प्री में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं पूछ लेते हैं कि बोइंग सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई, 19 जनवरी, या पहले पूछा जाता था तो बोइंग सुकन्या योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री द्वारा, या बोइंग सुकन्या योजना की शुरुआत कहाँ की गई, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। प्री के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, लेकिन अब इनका ट्रेंड चेंज कर दिया जा चुका है। वो कहते हैं कि बोइंग सुकन्या योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। वो पहला कथन दे देंगे कि इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी को हुई है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, बोइंग सुकन्या योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं की भागीदारिता को सुनिश्चित करना है, ये सेंटेंस फिर सही हो जाएगा। तीसरा, वो ऐसे कर सकते हैं, इस योजना का अनावरण राष्ट्रपति द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। तो यहाँ पर वो थोड़े थोड़े पॉइंट से वो आपको बढ़ाते हैं, जिससे कि कंफ्यूज करते हैं, जिससे कि आप गलत आंसर कर बैठो। तो लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति को समझें। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं आपको न्यूज़ पढ़ करके नहीं सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा हाउ टू डील द क्वेश्चन। If you will be able to deal the question, then you can get any matter from anywhere. Means आप लोग घर पर भी पढ़ाई कर ही रहे होंगे, पढ़ते ही हैं, तो लेकिन पढ़ाई को किस तरीके से यूज़ करना है ये इस चैनल पर आपको स्पेशली बताया जाएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि इस योजना के लिए, कौन सी, बोइंग सुकन्या योजना के लिए स्टेम प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही महिलाओं को और बालिकाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब ये स्टेम प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में फिर से जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि स्टेम प्रोग्राम क्या है। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनको तो शायद पता भी हो कि ऐसे ऐसे जो स्टेम प्रोग्राम बता दिया तो नए लोग रट लेते हैं स्टेम प्रोग्राम, जबकि स्टेम अपने आप में एक फुल फॉर्म होती, शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम उन चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे तो हमारे दिमाग में चीज़ें होंगी, जैसे एस से होता है साइंस, टी से होगा टेक्नोलॉजी, ई से होगा इंजीनियरिंग और एम से होगा मैथमेटिक्स। मतलब स्टेम प्रोग्राम जो है वो आप उस महिलाओं और बालिकाओं में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की पढ़ाई को बढ़ाएगा, जिसके माध्यम से वे लोग, महिलाएं और बालिकाएं जो हैं वे विमानन क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाएंगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विमानन क्षेत्र में न सिर्फ पैसेंजर्स को बढ़ाने की बात की जा रही है, इंडिया में एविएशन के फील्ड में रोजगार भी इससे उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्व गौरैया दिवस। तो देखें अगर हम, तो विश्व गौरैया दिवस एक ट्रेडिशनल टॉपिक रहा है हमेशा से एनवायरनमेंट का, और साथ के साथ इसके क्या कहते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट में स्पेसीज अपनी इस उपस्थिति को खोती चली जा रही हैं उसकी जागरूकता के संदर्भ में भी है। तो इसका देखते हैं, विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य क्या है। विश्व गौरैया दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सके। कैसे पूछा जाएगा कि ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो कि भारत की है और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो कि फ्रांस की है के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। क्या, विश्व गौरैया दिवस का 20 मार्च को। कैसे, नेचर फॉरएवर सोसाइटी और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो कि फ्रांस की है, इन दोनों के मिले जुले कोलैबोरेशन से। अब बात आती है, ये जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ये कहाँ से है, तो नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर ने, मोहम्मद दिलावर, आप नाम याद रखिए, कभी भी फैक्ट में पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट में, कि नासिक महाराष्ट्र में है निवासी मोहम्मद दिलावर ने घरेलू गौरैया पक्षियों की सहायता हेतु नेचर फॉरएवर सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसी सोसाइटी ने, नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने इकोसिस से मिल करके, इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो कि फ्रांस की है, 20 मार्च से क्या किया है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस को सुनिश्चित किया था।
इनके इस कार्य को देखते हुए टाइम मैगजीन ने 2008 में इन्हें हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट का नाम दिया था। किनके काम को देखते हुए? मोहम्मद दिलावर के काम को देखते हुए टाइम मैगजीन ने वर्ष 2008 में इन्हें हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट के नाम से सम्मानित भी किया था। तो जल्दी से देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। इस टॉपिक को अगर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे तो 20 मार्च देखेंगे, विश्व गौरैया दिवस। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है नेचर फॉरएवर सोसाइटी एंड इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस। तीसरा जो फैक्ट आएगा वो नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर, और चौथा आएगा कि मोहम्मद दिलावर जो है इनको 2008 में टाइम मैगजीन में हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट का पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जल्दी से इसी टॉपिक में कि विश्व गौरैया दिवस का जो गौरैया दिवस 2024 की थीम थी वो क्या है? आई लव स्पैरो। क्या है? आई लव स्पैरो। तो इसको भी फैक्ट में के रूप में हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में बढ़ती ऑटिज्म की समस्या। तो ऑटिज्म क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। ऑटिज्म बच्चों में होने वाली एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे अपने आप को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने आप को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेते हैं। वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि ऐसे जहाँ पर भी बच्चे पाए जाते हैं वैश्विक लेवल पर जो कि अपने आप को एकदम सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेते हैं, उनको सपोर्ट करके और उन्हें इस बीमारी से, बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल इश्यूज़ का भी टॉपिक है ये, कि वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं बच्चे। तो देखेंगे हम, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष या 2 अप्रैल को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। वर्ष 2024 में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का विषय जो था वो था कलर, यानी कि रंग। क्योंकि बच्चों को रंग पसंद होते हैं, अतः लाल, हरा, नीला या पीला रंग का उपयोग करके वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को, जो भी उनके मन में चल रहा होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं और आपसे टॉक करते हैं। वजह, जैसा कि पहले बताया गया कि ऑटिज्म कैसी मानसिक बीमारी है कि वह अपने बच्चे अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। इनके कारणों में अगर हम पहला कारण आजकल देखें तो मोबाइल होता है। दूसरा कि उनके पेरेंट जो होते हैं वो इतने वर्किंग होते हैं, बच्चों से कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण वे अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। और कई बार उनके साथ ऐसी कई मानसिक बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आगे इसमें। तो हमें पता चलता है कि इसके आगे जाने पर ये पता चलता है कि यह बीमारी बच्चों में मानसिक विकास को रोक देती है। वहीं कुछ मामलों में अद्भुत प्रतिभा वाले भी होते हैं। यानी कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे सोसाइटी में कहीं पर वो आइसोलेटेड तो रहते हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन वो मानसिक विकार से प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि बहुत अच्छी प्रतिभा भी डेवलप कर लेते हैं। बहुत ही अपने अंदर क्या कहते हैं, एक विशेष प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं, कुछ सिंगर बन जाते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर जगह पर हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा आइसोलेशन में है, सोसाइटी से कटा हुआ है, तो उसके मानसिक विकास में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, तो देखना पड़ता है इसे हमें। यह बीमारी मुख्यतः सेंट्रल नर्व सिस्टम तंत्रिका प्रणाली को नुकसान पहुंचाने से ही होती है। वहीं कैसे होती है ये बीमारी? सेंट्रल नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये होता कैसे? गर्भवती महिला के पेट पर चोट लग जाने से, पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से, या प्रेगनेंसी के दौरान नशा कर लेने से ये समस्याएं हो जाती हैं, बच्चों में प्रायः देखी जाती हैं। और कई केसेस में ये आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारणों से भी हो जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 में से एक बच्चा इससे पीड़ित है, ऑटिज्म से। शुरुआती लक्षण में अगर हम देखें तो एक ही शब्द को बार बार बोलने लगते हैं बच्चे, बात करने से घबराते हैं और अकेला रहना ही पसंद करते हैं। तो ये हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हमारे पास अगर लक्षणों को हम देख पा रहे हैं तो उसका हम इलाज भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसे जो लक्षण होते हैं वो 12 से 13 माह में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में पेरेंट्स को उपाय के रूप में उनको खेल में इन्वॉल्व कर देना चाहिए, आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व कर देना चाहिए, किसी प्रकार की क्विज में, या उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस बीमारी से मिल करके लड़ सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड, ब्लू एंड ग्रीन बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं? तो ग्रीन बॉन्ड ऐसे वित्तीय साधन होते हैं जिनका उपयोग ऐसी परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता है जिसमें सकारात्मक पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभ होते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट इस टर्म को याद रखिए कि ग्रीन बॉन्ड ऐसे निधि होते हैं, निधि का मतलब फंडिंग्स होते हैं, जिनका उपयोग पर्यावरणीय और जलवायु लाभ के लिए जो परियोजनाएं चलती हैं उनको देने के लिए होता है। इसमें अक्षय ऊर्जा आदि जैसी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, अभी सूर्य योजना जो शुरू हुई है, सूर्य घर योजना, तो ये भी एक ग्रीन बॉन्ड की तरीके से ही है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षय ऊर्जा यानी कि सूर्य के सोलर पैनल लगेंगे छत पर, उस पर आपको फंडिंग की जाएगी। तो इस परियोजना में सरकार के द्वारा की जाने वाली फंडिंग या ऐसे जो बॉन्ड होंगे वो ग्रीन बॉन्ड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण और जलवायु के लाभ मिलेंगे। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब भी आप एक न्यूज़ पढ़ते हैं और दूसरी न्यूज़ अलग से पढ़ते हैं तो उनको इंटरलिंक जरूर करें, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे अपेक्षा भी की जाती है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जबकि ब्लू बॉन्ड एक प्रकार का ग्रीन बॉन्ड होता है, मतलब जो ब्लू बॉन्ड होगा वो ग्रीन बॉन्ड हो सकता है, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप बताइएगा। एक प्रकार का ग्रीन बॉन्ड होता है जिसके माध्यम से विशेष रूप से जलवायु, लचीले जल प्रबंधन और जल बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने पूछा कि सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं, इसका उत्तर इसी लाइन में है। कैसे? कि जो ग्रीन बॉन्ड होगा वो पर्यावरणीय और जलवायु लाभकारी परियोजनाओं में किए जाएंगे, वहीं ब्लू बॉन्ड जल के बुनियादी ढांचे में निवेश करके किया जाता है। तो पर जो ब्लू बॉन्ड होगा वो ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि जल प्रबंधन या जल बुनियादी ढांचा इज़ द पार्ट ऑफ क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। तो इसीलिए जो ब्लू बॉन्ड होगा वो ग्रीन बॉन्ड होगा, और ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो ब्लू बॉन्ड है ये कैसे काम करता है और क्यों करा जाता है, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में आया था। हाल में चर्चा में आया क्यों, इसको भी देखेंगे हम कि भारत में 7500 किलोमीटर समुद्री तट और लगभग 14,500 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग है। अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होते हैं, जल्दी से सोचिए और कमेंट करके बताइए, जो नीली अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखेंगे अगर हम, तो जो तटीय क्षेत्र है ये 7,500 किलोमीटर का है, और जो 14,500 किलोमीटर का है ये कौन सा है, ये जो भारत के अंतर नदियाँ पाई जाती हैं इनके बीच में जो हमारे जलमार्ग होते हैं उनकी संभावनाओं की बात ये कर रहे हैं। तो ये लगभग 14,500 किलोमीटर है। तो अगर इन क्षेत्रों में हम, इन जगहों पर अगर हम निवेश कुछ करते हैं तो उसी को सेबी ने हाल में ही कहा। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में। पीसीएस के प्री का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए बोल देते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। तो सेबी के अनुसार वर्तमान में नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, में भारत की अर्थव्यवस्था का 4.1% शामिल है। टोटल अर्थव्यवस्था में भारत की 4.1 सिर्फ और सिर्फ ब्लू इकोनॉमी से आता है। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी मतलब जल से होने वाले जो जल के संसाधन से होने वाला उत्पादन जो है उसको हम, और उससे जो मौद्रिक कन्वर्जन होता है उसी को हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। उसमें होने वाला रोजगार भी उसमें शामिल होता है। तो सेबी ने ब्लू बॉन्ड की अवधारणा का प्रस्ताव रखा और कहा है कि ऐसी प्रतिभूतियों का प्रयोग ब्लू इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सकता है जिसमें समुद्री संसाधन और मछली पकड़ना आदि शामिल हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से जल से उत्पन्न होने वाले जो भी अर्थव्यवस्था में सपोर्ट है वो किया जाएगा निधि के माध्यम से, तो ऐसे बॉन्ड्स को ब्लू बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू बॉन्ड। जिससे कि क्या होगा? रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रोजगार उत्पन्न होगा तो इससे जीडीपी भी बढ़ जाएगी और भी कई लाभ होते हैं। तो ये ब्लू इकोनॉमी के कारण होंगे। तो आप इस प्रकार से देखिए कि जो आपने सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं इसको आप जल्दी से लिख लें। जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक और शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और पीटी के हिसाब से अगर इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो कैसे डील करेंगे और मेंस के हिसाब से कैसे डील करेंगे। पीटी के हिसाब से वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी रिपोर्ट के आधार पे आया, तो सेबी ने बताया। ब्लू इकोनॉमी का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो 4.1% हिस्सा है। वो ब्लू इकोनॉमिक वर्ड को ही पूछ सकते हैं। ठीक है, या वो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो ब्लू बॉन्ड होंगे वो क्या ग्रीन बॉन्ड होंगे, तो हाँ होंगे, वो ग्रीन बॉन्ड होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। और जो भी लोग नए हैं, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जो भी लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग।